Hello everyone, welcome back to Eklavya Snatak and I am Sachin. And in today's video, we are going to discuss the topic Vardhanas, Pallavas and Chalukyas, political and cultural developments. तो हम वर्धन और जो पल्लव थे और जो चालुक्यास थे, इनके टाइम पे क्या क्या कल्चरल डेवलपमेंट्स हो रहे थे, मेनली इस पे फोकस करेंगे और साथ साथ हम पॉलिटिकल भी देखेंगे कि उस टाइम पे क्या सब कुछ चल रहा था। और आपको बताना चाहूंगा कि हिंदी मीडियम की वीडियोस ऑलरेडी हमने बना रखी हैं। अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिए। हमने हिस्ट्री, ईवीएस, एईसीसी, एमआईएल हिंदी ऑलरेडी पढ़ा दी है। सिलेबस की बात करें तो यूनिट 1 मैंने आपको कवर करवा दी है, यूनिट 2 भी करवा दी है, यूनिट 3 भी मैंने आपको करवा दी है। आज हम यूनिट 4 खत्म कर लेंगे और यूनिट 4 आपकी स्टार्ट करते हैं। अब हम उससे पहले आपको बता दूं कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी डाउट हो, मेरा यूज़र नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, एकलव्या स्नातक 1 सर्च मार के आप टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो अगर हम देखें कि आज के इस चैप्टर में हमारे पास क्या है पढ़ने को, सो रिकॉग्नाइज द चेंजेस इन पॉलिटी सोसाइटी ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ रहे थे पॉलिटी में एंड एक्सप्लेन द कल्चरल डेवलपमेंट्स ऑफ दिस पीरियड। कल्चरल डेवलपमेंट्स कौन कौन से हुए, ट्रेस द डेवलपमेंट्स इन साइंस, मेडिसिन एंड मैथमेटिक्स इन दिस पीरियड। सो ये सब चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। सो लेट स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। So, in Indian history, three such major periods are known as ancient, medieval and modern periods. So, हम सभी जानते हैं हमारी इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं, एंशियंट इंडिया, मिडिवल इंडिया एंड मॉडर्न इंडिया। ठीक है, सो द ट्रांजिशन फ्रॉम द एंशियंट टू मिडिवल पीरियड इन इंडियन सोसाइटी, the first subdivision of which is called early medieval was a long drawn out affair. So यहाँ पे अगर आप देखोगे मिडिवल पीरियड को अर्ली मिडिवल पीरियड एंड लेटर मिडिवल दो पार्ट्स में हम डिवाइड करके पढ़ते हैं। ठीक है, इसके भी डिवीजन है। सो दिस ट्रांजिशन एनकम्पास्ड अ सीरीज ऑफ सिग्निफिकेंट चेंजेस। अब ये जो ट्रांजिशन हो रहा था है ना एंशियंट से अर्ली मिडिवल का, सो इसमें बहुत से चेंजेस आ रहे थे। सो इन दिस लेसन वी शैल स्टडी द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स दैट मार्क दिस ट्रांजिशन विद स्पेशल रेफरेंस टू पल्लवास, चालुक्यास एंड वर्धनास। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं वर्धनास से। सो वर्धनास के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, सो इन नॉर्थ इंडिया एज द गुप्ता रूल बिगेन टू डिक्लाइन, जब गुप्ताज का रूल डिक्लाइन हो रहा था फ्रॉम द टर्न ऑफ द 6th century to disappear eventually by the middle of it, several small kingdoms arose. बहुत से छोटे छोटे किंगडम्स का राइज हो रहा था। So two of these were ruled by Mokharis of Kannauj एंड द पुष्यभूतिज ऑफ स्थानेश्वर। स्थानेश्वर क्या है, आज जिसको हम थानेसर कहते हैं हरियाणा में, उसी टाइम पे जो पुष्यभूतिज थे वो वहां पे स्थानेश्वर पे रूल कर रहे थे। अब ये पुष्यभूतिज कौन है, ये अपने सामने मतलब अपने नेम के आगे क्या है कि एक सफिक्स लगाते थे वर्धन। ठीक है, अब ये वर्धन किस तरीके से होता था, जैसे कि प्रभाकर वर्धन, ठीक है, राज्यवर्धन, ठीक है, अपने नाम के साथ लगाते थे ये। तो इस तरीके से हर्षवर्धन, ठीक है, नाम के साथ लगाते थे, पहले नहीं, सॉरी, नाम के बाद लगाते थे। सो दैट इज वाई दे आर ऑल्सो नोन एज वर्धनास, और ये इसी सफिक्स की वजह से इनको वर्धनास भी कहा जाता है। प्रिंसेस राज्यश्री फ्रॉम द वर्धना फैमिली वॉज मैरिड टू द मौखरी किंग। ठीक है, अब वर्धन फैमिली की प्रिंसेस थी राज्यश्री, इनकी शादी होती है मौखरी किंग के साथ। सो व्हेन ही डाइड हर ब्रदर, यानी कि जब राज्यश्री के हस्बैंड की डेथ होती है तो राज्यश्री के जो ब्रदर थे किंग हर्षवर्धन ऑफ थानेसर, यानी कि हरियाणा के जो उस टाइम पे रूलर थे, ठीक है, थानेसर के, या जिसको हम स्थानेश्वर भी पीछे पढ़ के आए हैं, हर्षवर्धन जो थे वो एक इफेक्टिव रूलर बन गए अपने किंगडम के भी और साथ में उनकी जो विडो सिस्टर के जो हस्बैंड का किंगडम था उसके भी। सो अकॉर्डिंग टू द चाइनीज सोर्सेस रेगुलरली टुक अ सीट ऑफ ऑनर। ठीक है, जो मतलब जो जो राज्यश्री प्रिंसेस थी वो भी रेगुलरली अपने भाई हर्षवर्धन के साथ में बैठती थी बराबर की चेयर पे, एंड जितने भी मतलब स्टेट डेलिब्रेशंस होते थे उसको भी सब पता होता था। थ्रू अ नंबर ऑफ वॉर्स लास्टिंग ओवर अ नंबर ऑफ ईयर्स, बहुत सी वॉर हुई, बहुत से ईयर्स तक चली। हर्षवर्धन फॉर्म्ड अ वेरी लार्ज बट एक्सट्रीमली शॉर्ट लिव्ड एम्पायर, लंबा चौड़ा एम्पायर, दूर दूर तक एक्सपेंडेड एम्पायर, बट फॉर अ शॉर्टर टाइम पीरियड इसका था। ठीक है, इट फेल टू पीसेस इमीडिएटली आफ्टर हिज डेथ, तो इसकी डेथ के बाद, हर्षवर्धन की डेथ के बाद ये पीसेस में डिवाइड हो गया इसका किंगडम 647 सीई तक।
Now, if we talk about the Pallavas, so the Pallavas were a dynasty of South India. They ruled for a very long time, for as many as 6 centuries from third century CE onwards. ठीक है, तो ये इनके बारे में एक बेसिक डिटेल हो गई. Initially, they were a small power in what is now northern Tamil Nadu with their capital Kanchipuram. एक टाइम ऐसा था जब वो एक छोटी सी पावर थे और उनकी कैपिटल थी कांचीपुरम, तमिलनाडु के आसपास. ठीक है, सो फ्रॉम द 6th सेंचुरी दे फिगर एज अ मेजर रीजनल पावर. 6th सेंचुरी से ये धीरे धीरे एक रीजनल पावर, मेजर रीजनल पावर बन रहे थे, डोमिनेटिंग अ लार्ज टेरिटरी दैट इंक्लूडेड द डोमेन्स ऑफ सेवरल स्मॉल रूलर्स. ठीक है, बहुत सी टेरिटरीज के साथ लड़ रहे थे ये लोग, एंड डिफेंडिंग इट इन एट इट इन एन ऑलमोस्ट कंटिन्यूअस सीरीज ऑफ वॉर्स अगेंस्ट द पांड्यास. ठीक है, पांड्यास के साथ में, चालुक्यास के साथ में इनकी जंग, मतलब लगातार जंग होती थी, वॉर होती थी. ठीक है, ये हो जाएगा. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द चालुक्यास, तो चालुक्यास क्या था? द चालुक्यास एमर्ज्ड एज रूलर्स ऑफ नॉर्दर्न कर्नाटका. ठीक है, नॉर्थ कर्नाटक के ये रूलर थे, एंड एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ महाराष्ट्र. ठीक है, महाराष्ट्र के भी कुछ एरियाज थे. ठीक है, वेस्टर्न डेक्कन के आसपास का जो एरिया है, ये बिगिनिंग ऑफ द 6th सेंचुरी तक रूल कर रहे थे वहां उन एरियाज को. They rapidly made themselves overlords of an extensive empire ruling from their capital Vatapi. So modern जिसको हम बादामी कहते हैं ना, इनकी कैपिटल वातापी थी. ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ? द चालुक्यास ऑफ बादामी वर डिसलॉज्ड अबाउट मिड 8th सेंचुरी बाय द राष्ट्रकूटास. ठीक है, देयर अर्स्टवाइल सबॉर्डिनेट्स. अब ये राष्ट्रकूट जो थे, इन्हीं के सबॉर्डिनेट रूलर्स थे. हम पीछे पढ़ के आए हैं कि अब सबॉर्डिनेट रूलर्स का टाइम आ चुका था, तो उन्होंने इनको भाई उखाड़ फेंका. अ जूनियर ब्रांच ऑफ देयर, अब इन्हीं की एक जूनियर ब्रांच थी जिसको कहा जाता था ईस्टर्न चालुक्यास. ये आंध्रा डेल्टा रीजन में रूल कर रहे थे अभी भी 631 सीई तक. ठीक है, अबाउट 5 सेंचुरीज तक इन्होंने रूल किया. देर वर अदर ब्रांचेस ऑफ द चालुक्यास ऑल्सो इन इंडियन हिस्ट्री, बट हम उसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते. So these three empires well represented the three major divisions of India. ये उस टाइम के तीन बड़े एम्पायर थे, वर्धनास, चालुक्यास और पल्लवास. ठीक है, एंड ये इनका टाइम पीरियड ये नहीं है कि सेम सेम था या एकदम बराबर रेंज में इन्होंने रूल किया. जी नहीं, द वर्धनास रूल्ड फॉर द शॉर्टेस्ट पीरियड. वर्धनास का टाइम पीरियड कम था. द चालुक्यास रूल्ड बोथ बिफोर एंड आफ्टर डेम. ठीक है, चालुक्यास वर्धनास से पहले भी थे, आफ्टर भी थे, एंड द क्रोनोलॉजीज ऑफ बोथ formed a subset of the पल्लवा पीरियड, और पल्लवा पीरियड सबसे लंबा था इनमें से. ठीक है, तो ये ज्यादा सेम नहीं था. नाउ इफ वी टॉक अबाउट द कल्चर ड्यूरिंग दैट पीरियड, सो लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट होने लगा था. सो देयर वर अ नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट्स. फर्स्ट, there was the onset and growth of the third stage of middle Indo-Aryan languages. ये जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस थी, ठीक है, इनकी ग्रोथ का थर्ड स्टेज आ चुका था, यानी कि द प्राकृत्स. ठीक है, द प्राकृत्स यानी कि ओल्ड इंडो आर्यन लैंग्वेजेस इंक्लूड क्लासिकल एंड वैदिक संस्कृत. इसी से ही इसका ट्रांसफॉर्मेशन होते होते आगे हुआ. सो फ्रॉम अबाउट 600 सीई दिस थर्ड स्टेज ऑफ द मिडल इंडो आर्यन लैंग्वेजेस इज टर्म्ड अपभ्रंश. ठीक है, इसको अपभ्रंश कहा जाता है इस टाइम को. और उसके बाद है आउट ऑफ विच द न्यू और मॉडर्न इंडो आर्यन लैंग्वेजेस, और यहीं से फिर और जो मॉडर्न, जो हमारी जो इंडियन लैंग्वेजेस हैं, वो हिंदी, मराठी, इनका एवोल्यूशन होने लगा था 10th सेंचुरी तक. सो सेकेंडली अब क्या हुआ था लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट्स में? द प्रीडोमिनेंस ऑफ संस्कृत कंटिन्यूड टू ग्रो एज द ऑफिशियल लैंग्वेज. ऑफिशियल लैंग्वेज में तो संस्कृत थी ही थी, एंड वन यूज्ड फॉर ट्रांस प्रोविंशनल कम्युनिकेशन. आप अगर किसी और प्रोविंस में जाते हो तो वहां पे कम्युनिकेशन के लिए संस्कृत थी. थ्रू आउट द कल्चर रीजन ऑफ साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया अपार्ट फ्रॉम एज अ लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर एंड रिलीजन. सो इसके बाद अगर हम देखें तो towards the end of early medieval period, even the Jainas were beginning to give up their अर्धमागधी प्राकृत in its favor. ठीक है, जो जैन लोग होते हैं ना, वो भी अपनी अर्धमागधी प्राकृत को गिव अप करने लगे थे अब, और संस्कृत अडॉप्ट हो रही थी वहां पे. थर्ड, अब क्या होता है? देयर वॉज द कंटिन्यूइंग एसेंट ऑफ तमिल अलॉन्ग विद द फाउंडेशंस ऑफ कन्नड़ एंड तेलुगु एज अ लिटरेरी लैंग्वेज. तमिल का डेवलपमेंट होने लगा था, और द ग्रोथ ऑफ तमिल रिसीव्ड अ ग्रेट फिलिप फ्रॉम द भक्ति मूवमेंट. भक्ति मूवमेंट से जो
तमिल है ना, इसको बहुत ज्यादा भाई बूस्ट मिलता है। ऑल्दो नो एग्जेस्ट नो एक्सटेंट वर्क्स कैन बी एस्क्राइब टू दिस पीरियड, कोई ऐसा हमें मतलब कोई ऐसे वर्क्स नहीं मिलते हैं, बट एपिग्राफिक रेफरेंसेस एज वेल एज द लेटर लिटरेरी वंस show nevertheless that Kannada was flourishing as a literary language aided by state patronage and royal participation। कन्नड़ यहाँ पे फ्लरिश करती है, उसको स्टेट पैट्रोनेज मिलता है, रॉयल पार्टिसिपेशन था। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द रिलीजन, सो इन द फील्ड ऑफ रिलीजन द पुराणिक टेम्पल बेस्ड ब्राह्मणिकल सेक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दो सेक्ट हो जाते हैं, आप पीछे भी पढ़ के आए हो, शैविज्म वैष्णविज्म, ठीक है। अब ये क्या था, थोड़ा सा इसमें और अच्छे से आप समझोगे कि ऑफ दीज द वैष्णवास एंड द शैवा सेक्ट्स वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, taking the evidence of royal patronage as an indicator, the various Shaiva sects appear to have been moving ahead of the Vaishnava ones during this period। वैष्णवास से ज्यादा जो शैवा थे, ठीक है, जो शैविज्म वाले थे, उनको ज्यादा रॉयल पैट्रोनेज मिली यहाँ पे, ठीक है। किंग्स ने शैविज्म को ज्यादा आगे फैलाया। और अ मेजर न्यू डेवलपमेंट ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस वाज भक्ति मूवमेंट। भक्ति मूवमेंट एक बहुत ही अच्छा डेवलपमेंट हुआ इस टाइम पे, जो कि तमिल साउथ जो पूरा रीजन था, मतलब अगर आप देखोगे कि जो मतलब साउथ इंडिया का जो उस टाइम पे रीजन था, वो काफी ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस रखता है भक्ति मूवमेंट में। सो द आइडिया ऑफ भक्ति और डिवोशन टू अ डाइटी वाज बेसिक टू मोस्ट सेक्ट्स ऑफ द पीरियड। ज्यादातर जो सेक्ट्स थे उनमें यही था कि डिवोशन, एक भक्ति होनी चाहिए अपने देवता को लेके, बट इट वाज इन द साउथ during this period that it was invested with an unprecedented emotional intensity and became the focus of a powerful religious movement। अब ये जो आप देखोगे कि कुछ ऐसी कमियां आ गई थी हिंदुइज्म में, जिसके लिए ये एक भक्ति मूवमेंट आता है, जो कि अगर आप कास्ट सिस्टम पीछे देख के आए हो, ये भक्ति जो सेंट्स होते थे ये इसको पूरी तरीके से अपोज कर रहे थे। बहुत सी ऐसी कमियां थी जिसको ये सेंट्स लेके आए, और भक्ति मूवमेंट फिर आगे जाके सक्सेस हो रहा था धीरे धीरे। सो इट वॉज एक्सपोज बाय बोथ शैवा सेंट्स कोल्ड नैनार्स। अब जो शैविज्म के अंदर जो सेंट्स होते थे, जो संत होते थे, उनको नैनार कहा जाता था। वहीं जो वैष्णवा जो सेक्ट है, वहां से जो लोग आते थे, उनको अलवार कहा जाता था। दे जर्नीड एक्सटेंसिवली इन प्रोपोगेशन ऑफ देयर फेथ। इन्होंने इनका जो फेथ था ना अपना, इन्होंने अच्छे से इसको प्रोपोगेट किया, ठीक है। डिबेटेड विद राइवल्स, जो भी मतलब इनको डिबेट वगैरह भी करनी होती थी ये करते थे। अपने भजन बनाते थे, गाते थे, डांस करते हुए जाते थे, ब्यूटीफुल लिरिक्स होती थी इनकी, पोम्स वगैरह भी लिख रहे थे ये अपने डेइटीज की प्रेजिंग में, ठीक है। एंड कन्वर्टेड किंग्स एंड कॉमनर्स, यानी कि आम लोगों को और राजाओं को इन्होंने बोला कि इन्हीं के फेथ में विश्वास करो, और जो दूसरे हैं, अदर फेथ्स हैं, उनको जो है मतलब छोड़ दो, ठीक है, उनके लिए कुछ मत करो। और अब देखते हैं हम यहाँ पे बुद्धिज्म में क्या हो रहा था। सो देर इज अ perceptible decline in some areas of Buddhism which had gradually been falling out of royal favor। अब बुद्धिज्म थोड़ा थोड़ा रॉयल फेवर से आउट होता जा रहा था since the Gupta period। in many others however it continued to retain a substantial presence। कुछ एरियाज में था अभी भी बुद्धिज्म। so there was a century of lavish royal patronage by the Maitrak state of Saurashtra in the west, एंड इन द ईस्ट द इम्पोर्टेंस ऑफ नालंदा। नालंदा में मोनेस्ट्रीज वगैरह थी, बुद्धिस्ट लर्निंग के सेंटर थे, जैसे विक्रमशिला, उदंतपुरी, सोमपुर, ठीक है। इन गुजरात एंड राजस्थान रीजन्स जैनिज्म जो है ना, वो थोड़ा सा इसको ज्यादा सपोर्ट मिली थी, रॉयल सपोर्ट ना होने के बावजूद भी ये वहां पे फेमस हुआ जैनिज्म। And it is in the south that the two religions lost out to Brahmanism in a major way, although the Kannada territory remained a Jaina stronghold। ठीक है, कन्नड़ टेरिटरी के अंदर जैनास का काफी ज्यादा डोमिनेंस था। तांत्रिकिज्म जो है बहुत फेमस हो चुका था, तांत्रिकिज्म, ठीक है। और इसमें क्या था कि भाई तांत्रिक जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो देवी की पूजा करते हैं, ठीक है। एंड ये ऐसा ही बुद्धिज्म में भी होने लगा था, जो कि तारा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो यही जो तांत्रिकिज्म, ठीक है, तांत्रिसिज्म है। और ये सब इसमें क्या, फीमेल जो मतलब डिवाइनिटीज होती हैं, ठीक है, जो देवियां होती हैं, उनकी पूजा होने लगी थी। अब क्या होता है, अमंग द अदर फीचर्स ऑफ रिलीजियस लाइफ इन दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन, इस्लाम आ रहा था। अर्ली मिडिवल इंडिया में ही इस्लाम आता है हमारा, ठीक है, 7th-8th सेंचुरी के बीच का जो टाइम था, जिसमें वेस्ट कोस्ट जो सिंध का एरिया है, वहां से जो मतलब इन्वेडर्स वगैरह थे वो अब आ रहे थे धीरे धीरे। एंड क्रिश्चियनिटी
क्रिश्चियन लोग जो थे वो भी मालाबार के आसपास कोस्ट के वहाँ पे आ चुके थे। सो मतलब ये आप देखोगे कि अर्ली 6 सेंचुरी से लेके ये इनका भी स्टार्ट हो जाता है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करें, सो इन स्टोन आर्किटेक्चर दो तरीके के आर्किटेक्चर थे, रॉक कट और स्ट्रक्चरल। रॉक कट में क्या था कि कोई रॉक होता है ना, उसको इस तरीके से काट के टेम्पल बनाया जाता था, और स्ट्रक्चरल तो आप जानते ही हो। सो रॉक आर्किटेक्चर इसमें ज्यादा फेमस था। ठीक है, रेफर्स टू द क्रिएशन ऑफ आर्किटेक्चरल फॉर्म्स इन लिविंग रॉक। भाई जीते जागते पत्थर को हम एक तरीके से यहाँ से हम बना देते हैं। अगर अगर हमारे पास अच्छी खासी स्किल्स हैं आर्किटेक्चर की, तो मंदिर इस तरीके से कुछ दिखते हैं। और रॉक कट टेम्पल्स होते थे, जिसमें कैलाशनाथ टेम्पल बहुत फेमस है। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ठीक है, अजंता एंड एलोरा, यहाँ पे अगर आप इसको पढ़ते हो कि रॉक आर्किटेक्चर विच ओवर इट्स लॉन्ग करियर वाज अ वर्चुअली पैन साउथ एशियन फिनोमिना। ठीक है, गोज बैक टू द मॉडर्न पीरियड, बट इट इज फ्रॉम अबाउट मिड 5th सेंचुरी दैट इट एंटर्ड इट्स मोस्ट एक्टिव फेज। जो मिड 5th सेंचुरी है ना, इसमें बहुत एक्टिव हो चुका था जो रॉक आर्किटेक्चर था, ठीक है, इंडिया के अंदर। By the end of this period, the great age of rock architecture in Indian art was by and large drawing to a close, even though its greatest achievement, the Kailasnath temple at Ellora, comes just after it. और कैलाशनाथ टेम्पल लगभग जो है इसी टाइम पे आ रहा था। अगर हम देखते हैं, ये ग्रेटेस्ट अचीवमेंट थी भाई रॉक कट टेम्पल्स की, अगर हमें देखने को मिलता है, जो कि एलोरा के पास है। द एवोल्यूशन ऑफ द टिपिकल ब्राह्मणिकल टेम्पल्स, अब टेम्पल्स का एवोल्यूशन हो रहा था। जो गर्भगृह होता है, ठीक है, जो गर्भगृह होता है, यानी कि श्राइन रूम्स वगैरह जो हमारे होते हैं, उसके जस्ट ऊपर ये शिखर, एक टॉवर जैसा बनने लगा था। शिखर कहते हैं इसको हम, मंदिरों के जो बिल्कुल टॉप पे इस तरीके से बनाया जाता है, ये अब आने लगा था। पहले ऐसे मंदिर नहीं होते थे, पर अब धीरे धीरे ये भी होने लगा था। सो द सेम इज ट्रू ऑफ पेंटिंग। पेंटिंग के बारे में क्या बताया जाता है यहाँ पे, इट वॉज क्वाइट अ डेवलप्ड आर्ट बाय द वन सेट ऑफ दिस पीरियड। डेवलपमेंट हुआ भाई पेंटिंग में। एंड द विष्णु धर्मोत्तरा पुराण, अ कंटेम्प्रेरी टेक्स्ट फ्रॉम कश्मीर, कश्मीर से हमें टेक्स्ट मिलता है, प्रोवाइड्स अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ इट्स वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, लिटरेरी रेफरेंसेस शो दैट देयर वर बोथ म्यूरल्स, पेंटिंग्स ऑन वॉल्स एंड सीलिंग। ठीक है, दोनों तरीके की पेंटिंग थी, ऑफ डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग टाइप्स की। इन प्राइवेट होम्स, प्राइवेट होम्स में होती थी, रॉयल पैलेसेस में पेंटिंग्स होती थी, रिलीजियस प्लेसेस में होती थी, एंड पोर्टेबल गैलरीज भी होती थी। ठीक है, सो अब अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइंस, सो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा टॉपिक, इसको भी हम समझते हैं। सो इन द साइंटिफिक फील्ड, ब्रह्मगुप्त, अब ये जो ब्रह्मगुप्त है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और मोस्ट आउटस्टैंडिंग फिगर है इस पीरियड की, क्योंकि ही मेड अ नंबर ऑफ सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के लिए इनको जाना जाता है भाई, स्कॉलर थे ये मैथमेटिक्स के उस टाइम पे, बहुत फेमस। ही वॉज द फर्स्ट मैथमेटिशियन इन द वर्ल्ड टू रिकॉग्नाइज नेगेटिव नंबर्स। नेगेटिव नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने वाले फर्स्ट मैथमेटिशियन फ्रॉम इंडिया, विच ही प्रेजेंटेड एज डेप्थ्स। ठीक है, नेगेटिव नंबर्स को डेप्थ्स कहा इन्होंने, वहीं जो पॉजिटिव नंबर्स थे उनको फॉर्चून्स कहा इन्होंने। ठीक है, अब मेडिसिन के अगर हम एरिया की बात करें, सो इन मेडिसिन वाघ भट्ट, ठीक है, वाघ भट्ट जो थे, इनको कहा जाता है लीडिंग अथॉरिटी फॉर हिज एज। ठीक है, मेडिसिन के एरियाज में, क्योंकि देर आर टू वाघ भट्टास, द फर्स्ट of whom wrote a treatise called the Ashtang Sangrah, and who flourished in the 7th century just before the visit of Chinese pilgrim Yi Jing, उसके आने से पहले। and scholars place the other वाग्भट, और जो दूसरे वाग्भट है, the author of Ashtang हृदय संहिता, अबाउट अ सेंचुरी लेटर, इसमें हृदय से रिलेटेड सारी बातें थी। बोथ वर बुद्धिस्ट, दोनों बुद्धिस्ट थे। एंड दस बियर विटनेस टू द क्लोज लिंक्स ऑफ बुद्धिज्म विद द मेडिकल ट्रेडिशन। बुद्धिज्म का कनेक्शन था भाई मेडिकल लाइन से भी। मेडिसिन वॉज अवाइडली स्टडी, मेडिसिन की स्टडीज कहाँ होती थी, मोनेस्ट्रीज में, जैसे कि नालंदा, विक्रमशिला। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ठीक है, सो आपने यहाँ पे डेवलपमेंट भी देख लिया कि भाई किस तरीके से साइंस के फील्ड में डेवलपमेंट हो रहा था। ठीक है, इसी के साथ हमने टेम्पल्स का डेवलपमेंट देख लिया भाई, पेंटिंग्स के बारे में हमने देख लिया, और साथ साथ आर्किटेक्चर और आर्ट के बारे में हमने समझ लिया कि भाई जो दो तरीके के आर्किटेक्चर थे, जिसमें मैंने आपको एग्जांपल भी बताई दिया है कि भाई जो कैलाशनाथ टेम्पल है, रॉक कट केव्स हैं, रॉक कट टेम्पल्स हैं, इनके बारे में आपको बता देना है। इस्लाम और क्रिश्चियनिटी अब आ गई थी, तांत्रिकिज्म जो है, ठीक है, ये मतलब तांत्रिक वगैरह का बहुत स्टार्ट हो चुका था। साथ साथ जो देवियों की जो मतलब वो है, ठीक है, पूजा वर्शिप, वो स्टार्ट हो चुकी थी। और बाकी सब चीज़ें मैंने आपको बताई दी हैं।
कि भाई किस तरीके से बुद्धिज्म में क्या हो रहा था। भक्ति मूवमेंट का रेफरेंस आप जरूर देना अगर रिलीजन के ऊपर लिखने को आता है। और इसी के साथ साथ लैंग्वेजेस यानी कि लिंग्विस्टिक डेवलपमेंट का टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया है। और इसी के साथ साथ जो पॉलिटिक्स थी उस टाइम की, ठीक है, जो पॉलिटिकल पावर्स थी वो भी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। सो आई होप आपको ये ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ब्रीफली मैंने टू द पॉइंट बातें करी हैं सारी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।